this very famous investor who was asked this question और सब लोग बड़े उत्सुक थे सुनने के लिए कि वो क्या बताने वाले हैं। उनको पूछा गया कि एक डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं और एक डीडीसी बोलते हैं, डिजिटली डेवलप्ड कंट्री हो गया। आप अगर देखेंगे कि डीडीसी डिजिटली डेवलप्ड कंट्री में इंडिया सबसे ऊपर है। हर महीने हम देखते हैं कि करीब 35-40 लाख खाते खुलते हैं। नंबर टुडे of demat accounts has got to 16 crores. How will markets perform? तो उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों में जवाब दिया है। हमारा जो MF इंडस्ट्री है it is 16% of हर GDP है। US में ये सेम नंबर 74%। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे साथ फिर से आज आनंद सर जुड़े हैं। इस बार हम उनके साथ कैपिटल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। कैपिटल मार्केट्स की हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, फ्यूचर कैसा है कैपिटल मार्केट्स का, और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट्स के जो की पार्टिसिपेंट्स है, चाहे वो डिपॉजिटरीज हो, एक्सचेंजेस हो, ब्रोकर्स हो, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे धीरे धीरे उनका पेनिट्रेशन इंडिया में और बढ़ सकता है। सो विद दिस आई वेलकम यू सर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत लोग आपको देखते हैं, आपसे चीज़ें समझते हैं और जानते हैं कि फंड्स कैसे लॉन्च होते हैं, फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो टू बिगिन विद सर, कैसा है इंडिया में भी कैपिटल मार्केट्स और पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, कैसा लगता है आपको आगे जाके और कैसा परफॉर्म करेंगे? देखिए इसका आई जस्ट स्टेप बैक अ बिट एंड आपको कैपिटल मार्केट्स छोड़ के मैं एक और एग्जांपल से शुरू करते हैं इसको कि जब ऑटोमोबाइल्स पहले इन्वेंट हुआ था, prior to automobiles it was just horse carriages which was the key mode of transport. तो when people were asked आपको क्या चाहिए, तो they said we wanted faster horses. तब तक पहला कार आ चुका था। एंड एक पिक्चर है गूगल में, आप गूगल करेंगे तो मिलेगा। देर आर मेनी कैरेजेस और एक छोटा सा गाड़ी उसके बीच में दिखेगा, ऑटोमोबाइल। एंड द क्वेश्चन दैट दे हैड वाज दिस वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि 5,000 से भी ऊपर हमें ड्राइवर्स चाहिए रहेंगे, उनको स्किल करना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट ईजी, सो दिस विल नॉट वर्क। एंड आज अगर आप देखेंगे हॉर्स कैरेजेस आपको मरीन ड्राइव में मिलेंगे, वो भी ऐसे ही मतलब फैंसी राइड के लिए आपको मिलेगा, वरना आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट ऑटोमोबाइल्स। तो ये जो एक्सप्लोजन हमने देखा है पिछले 100 साल में, ये एक्सप्लोजन हमने देखा है। एंड व्हाट वाज डेली कोर्स ऑफ मोड ऑफ ट्रैवल अभी जो है फैंसी राइड हो गया, एंड व्हाट वाज नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी अभी इज वे ऑफ लाइफ, नॉर्म हो गया। कैपिटल मार्केट में भी आप अगर देखेंगे इतनी बढ़त आई है। फर्स्ट टाइम आई थिंक डीमटेरियलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 एंड डीमैट तभी शुरू हुआ था। अब जो है लगभग हम हर महीने हम देखते हैं कि करीब 35-40 लाख खाते खुलते हैं। दैट नंबर टुडे ऑफ डीमैट अकाउंट्स has gone to 16 crores, which is a big explosion। और ये चल रहा है आज के तारीख में। पूरे पॉपुलेशन का यूनिक अकाउंट से तो 8-9 करोड़ है। तो ये इतना रैम्पेंट अभी ग्रोथ देख रहे हैं, तो ये तो जर्नी है, और ये जर्नी धीरे धीरे एक्विटी पेनिट्रेशन जैसे बढ़ेगा तो इट विल बिकम वे ऑफ लाइफ। अब अगर आपके पहले वाले जनरेशन या 2 जनरेशन पीछे जाके हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट, उनका प्राइमरी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या था, एंड अगर 2 जनरेशन पहले पूछूं तो वुड दे हैव इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट्स? शायद नहीं। They would have invested in savings, they would have invested in FDs, saving instruments and so on। और अब जो है आपको अगर पूछता हूँ मैं कि आप FDs में इन्वेस्ट करते हैं क्या, तो आपका जवाब क्या रहेगा? जीरो। तो उनका जो प्राइम इन्वेस्टमेंट था वो अब ये वाले जनरेशन के लिए ना के बराबर है। एंड थिंक अबाउट द हॉर्स कैरेज एंड द ऑटोमोबाइल। So it has to do a lot with returns also, no? It has to do, no, returns एक बात है, बट आपके लिए क्या है, आप जैसे ही people like you, for instance, your generation, you're earning, you are well read, you have access to information, और if there is ease of investing अगर एक शुरू हो जाता है जिसके चलते आपको एक्सेस मिल जाता है, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग है एंड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर आप इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड दैट इज़ वाई यू आर सीइंग ये ट्रांजिशन अभी अंडर वे है, अभी चल रहा है ये ट्रांजिशन।
एंड जिसके चलते हमें लगता है कि आगे जाके ये बहुत और आगे और बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है ये सेम ट्रेंड, बिकॉज आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग जो है म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर से शुरू हो रहा है, जबकि आपके एक जनरेशन या पहले वाले जनरेशन में मैं जाके देखूं तो उनके पास शायद इक्विटी शेयर या एमएफ रहा ही नहीं होगा। तो बनी बात है फिर दैट आप जो स्टार्ट कर रहे हैं you will never go back to, or you will rarely go back to, you know, some of those yesteryear or yester decade investments. और ये बहुत बड़ा शिफ्ट जो है हम देख रहे हैं। तो सर ये पूरे शिफ्ट में कंपनी लेवल पे बेनिफिशियरीज कौन कौन होते हैं? जैसे हमने ब्रोकर्स और डिपॉजिटरीज को देखे, बट ओवरऑल कौन कौन बेनिफिशियरीज होते हैं इसमें? देखिए इसमें आपको ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिकॉज इसमें कोई एक एंटिटी जो है बेनिफिट नहीं करता या एक कंपनी या एक कॉन्स्टिट्यूएंट बेनिफिट नहीं करता, वो पूरे जो वैल्यू चेन में जो लोग हैं सब बेनिफिट करते हैं। सबसे पहले आपको निवेश करने के लिए एक एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी या एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो या तो वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट रहेगा या ब्रोकर रहेगा, उसके थ्रू आप जाएंगे। फिर वो आपका ट्रांजैक्शन जो है एक क्लियरिंग या कस्टोडियन जिसे कहते हैं उसके थ्रू जाएगा, उसके बाद करेक्ट वो आएगा। वो ये सारी चीज़ें लिस्टेड स्टॉक्स पे होती हैं तो वो एक्सचेंजेस पे डील होती है, तो फिर वो एक्सचेंजेस बेनिफिट होएंगे वॉल्यूम से। इवेंचुअली ये जाएगा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है उसका एयूएम में बढ़ोतरी दिखेगी, तो वो बेनिफिट होएगी। तो ये आप देखेंगे पूरा वैल्यू चेन जो है इसमें बेनिफिट करता है। इसीलिए ये जो निवेश है हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे निवेश करने की वजह से सिर्फ एक एंटिटी या एक कंस्टिट्यूएंट को बेनिफिट हो रहा है, पूरा वैल्यू चेन बेनिफिट करता है। और सर जैसे हमने डीमैट अकाउंट्स की बात की, इंडिया में वो नंबर पॉपुलेशन का कुछ 10-11% हो गया, यूनिक अकाउंट्स देखे तो थोड़े से कम हो जाएंगे। ये नंबर इंडिया में वर्सेस यूएस में या फिर और डेवलप्ड इकोनॉमी में कैसा है? ऑल्सो इसी के साथ साथ बाकी के नंबर्स, हमारा एयूएम जो है म्यूचुअल फंड्स में, वो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में कितना है, यूएस में कितना है? तो ये थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स हमको बताइए, ताकि हमको ये पता चल पाए कि आगे जाके जो हमारा रनवे है, रोड मैप है, वो कितना बड़ा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। देखिए ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। हमारा जो एमएफ इंडस्ट्री है इट इज़ 16% ऑफ आवर जीडीपी। राइट। यूएस में ये सेम नंबर 74% है। ओके। विच इज रफली यू नो रफली 5 times सो दिस इज एयूएम अपॉन जीडीपी। एयूएम अपॉन जीडीपी। अगर आप देखेंगे कि इसको अगर मैं डिपॉजिट में अगर बताऊं, मतलब जो बैंक डिपॉजिट, टोटल बैंक डिपॉजिट्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ एमएफ में बोलूं, तो यूएस में डिपॉजिट्स आर रफली अबाउट 25% ऑफ टोटल AUM, MF AUM. इंडिया में MF is 27% ऑफ टोटल डिपॉजिट AUM. तो आप सोचिए कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा गैप है, एंड हमें पूरा क्रॉसओवर करना बाकी है अभी। तो सर इसका पर मतलब कितना टाइम लगता है आपको, कितने टाइम में हम? देखिए ये रातों रात नहीं होता है। दीज शिफ्ट्स हैपन, दीज आर ट्रेंड्स विच आर लार्ज ट्रेंड्स, एंड ये बहुत समय के ऊपर ये होता है। इसको बढ़ोतरी देने के लिए जैसे मैंने कहा, आपका सिस्टम कितना एफिशिएंट है और कितना फास्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है, इनको डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, डिजिटाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल कितना आपका ऐप इकोनॉमी है, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देख रहे हैं, ये सारी उपलब्धि अभी है इंडिया में, जिसके चलते हमें लगता है कि ये पिछले 10 साल में हमने जो ये बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोजन हमने देखी है ऑफ young investors investing coming into capital markets, इसका बेनिफिट हमें दिख रहा है। और सर आपने सिस्टम और डिजिटलाइजेशन का बात किया, हाउ मच डू यू थिंक इंडिया इज देयर इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स? मतलब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फॉर अ डेवलपिंग नेशन हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, चाहे वो यूपीआई के फ्रंट में हो या फिर चाहे वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के थ्रू हो। सो वो वहाँ पे आप इंडिया को कहाँ देखते हो? देखिए देयर इज एक डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं और एक DDC बोलते हैं, डिजिटली डेवलप्ड कंट्री। तो आप अगर देखेंगे कि DDC डिजिटली डेवलप्ड कंट्री में इंडिया सबसे ऊपर है। करेक्ट। जबकि आप देखेंगे जो US वगैरह भी आप देखेंगे उसमें शामिल नहीं होते हैं। आप ऐसे बैंक ट्रांसफर करने में भी आधा दिन लग जाता है। करेक्ट।
तो फिर ये बहुत बड़ा चेंज है। एंड आपने देखा रहेगा कि जब वहाँ से ये लोग आते हैं एंड द वे दे लुक एट यूपीआई कि कितना जल्दी पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे हो रहा है, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। एंड ये सब सिस्टम्स उनके पास आज के तारीख में भी नहीं है जो हमारे पास ये हमने करके रख दिया, और इतने बड़े मात्रा में, इतने बड़े स्केल में हो रहा है। सो ये डिजिटली डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर आप देखोगे तो उसमें इंडिया बहुत आगे है दूसरे देशों के तो सर इससे कैपिटल मार्केट्स को भी ऑफ बेनिफिट कोर्स। होगा ही होगा। सो कैपिटल मार्केट्स का जो अभी हमने इंडेक्स फंड देखा है, तो सर उसके बारे में बताइए कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कैसे रीबैलेंसिंग होता है, कौन से तरह के इंडस्ट्रीज उसमें हम देखते हैं, थोड़ा सा नीश में जाके हम अगर डिस्कस करें तो। सो कैपिटल मार्केट्स में देखिए क्या क्या रहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसा कि आपने आपने पहले पूछा मुझसे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप देखेंगे कि एक्सचेंजेस होता है, राइट, वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स होता है, ब्रोकर्स होता है, आरटीएस कस्टोडियंस होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं। सो ये सारे जो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये कैपिटल मार्केट्स को बनाता है, और ये सारे जो है बेनिफिट करते हैं। जब भी कोई नए इन्वेस्टर आते हैं, निवेश करते हैं, ये सारे एंटिटीज़ को उसका फ़ायदा ज़रूर होता है, ब्रोकिंग फर्म्स हो चाहे जो भी हो। सो इसमें हमने देखा है कि एक्सचेंजेस को करीब हमने 31% का वेट दिया है, ओके, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स को करीब 25% का वेट Okay. आपको दिखेगा इसमें। यू विल फाइंड दैट ब्रोकिंग फर्म्स जो है उसकी भी वेट ज़्यादा है इसमें। एंड देन यू विल फाइंड कस्टोडियंस वगैरह, वो जो आरटीए कस्टोडियंस जैसे हमारे इंडेक्स में है, वो करीब 25-26% का वेट रहेगा। देन देयर विल बी ब्रोकिंग फर्म्स एंड यू नो देयर विल बी वन और टू वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैपिटल मार्केट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसका रीबैलेंसिंग जो है वो क्वार्टरली रहता है, ओके, और रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है हर 6 महीने में एक बार इसको हम करते हैं। द आइडिया इज दैट हमने इसमें से बैंक्स भी वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट हमने बैंक्स वगैरह इसको बाहर रखा है क्योंकि बैंक्स के लिए आपके पास दूसरे अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल, बैंक्स के बहुत सारे इंडेक्स बने हुए हैं। तो हमने कहा कि कैपिटल मार्केट्स को जो बल दे रहा है, जो कैपिटल मार्केट्स में जो एकदम जो फ्रंट पे है, फ्रंट लाइन पे जो कगार पे है, जिनको इसका पूरा बेनिफिट मिलता है, क्यों ना हम उसको लेके आके एक इंडेक्स बनाएं, एंड दैट इज व्हाई वी कम अप विद दिस। करेक्ट। सो सर लेकिन ये जो फंड है इसका काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन बुल मार्केट से भी है कि से फॉर एग्जांपल नॉट कोटिंग स्टॉक्स बट एक सीडीएसएल है, वो तब अच्छा परफॉर्म करेगा जब मार्केट में बुल रन चलती रहेगी, लोग निवेश करते रहेंगे। वैसे ही बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो भी बुल मार्केट से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। तो आपको नहीं लगता है कि वो कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है ऐसे कोई फंड में? देखिए आज के तारीख में आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे कुणाल, तो आप देखेंगे कि रोज़ कोई ना कोई आईपीओ, पहला 2-3 पेज आईपीओ का रहता है। कल रविवार था तो कल जो फ्रंट पेज पे था वो आईपीओ नहीं हो सकता क्योंकि बाजार बंद रहता है, करेक्ट, बट कल कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का फुल पेज ऐड है। अब आपने भी देखा रहेगा मीडिया में रिपोर्ट्स की 65,000 स्टेडियम की कैपेसिटी और 65,000 टिकट्स के लिए करीब 1 करोड़ से भी ऊपर लोग 1.3 सीआर लोग यू नो आए थे। ट्राई कर रहे थे टिकट लेने के लिए। व्हाट डज दिस टेल यू? इट जस्ट टेल्स यू दैट इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम जो है करेक्ट, ज़्यादा है, क्योंकि इनकम इफेक्ट दिख रहा है, वेल्थ इफेक्ट दिख रहा है। और ये डिस्पोजेबल इनकम, आपका बेसिक अगर रोटी कपड़ा मकान होने के बाद जो डिस्पोजेबल इनकम है, आप दो ही तरह खर्च सकते हो उसको, या तो कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो कंजम्पशन का जैसे मैंने आपको एक मिसाल दिया, वैसे ही इन्वेस्टमेंट का भी है। अगर आपके पास सरप्लस है एंड आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? यू विल हैव टू चूज दिस। तो ये जो सिक्लिकलिटी है, जो बात आप कह रहे हैं कि बुल मार्केट्स एंड सो ऑन, सिक्लिकलिटी तो रहती ही है बिजनेस में, बट ये जो पेनिट्रेशन वाली स्टोरी है वो हम इसको नकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नंबर था 1991 से डीमैट, अब जाके मैं बोल रहा हूँ 40-45 लाख्स अगर ऐड हो रहे हैं, नए निवेशक आ रहे हैं,
सिप की मात्रा बढ़ रही है, इनकम बढ़ रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से आप देख रहे हैं मतलब दूर दराज से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो पेनिट्रेशन है उसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी 2 आंकड़े दिए थे जो 24-27% पे हमारा एमएफ है। पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का डिपॉज़िट बेस के अगेंस्ट में एमएफ इज़ ओनली 27-28%। ओके। तो वो पेनिट्रेशन स्टोरी आएगा। फिर जो आप कह रहे हैं कि हाँ पेनिट्रेटेड, अगर वेल पेनिट्रेटेड है जैसे यूएस जैसे 74% पेनिट्रेशन है। एयूएम टू जीडीपी रेशियो अगर हो जाता है, तब जाके आप बोल सकते हैं वी आर वेल पेनिट्रेटेड, देन वो सिक्लिकलिटी आना बनता है। बट अभी तो बहुत हमें डिस्टेंस जाना है बिकॉज देयर आर न्यू इन्वेस्टर्स कमिंग इन एंड एंड दिस इनकम इफेक्ट इज आल्सो एडिंग टू दैट। तो आई डोंट थिंक मैं मतलब ये मार्केट का अभी का जो Scenario है सिनेरियो है उसके साथ इसको कोरिलेट करूंगा। आई थिंक हम अभी के सिनेरियो से कोई भी चीज़ रेकमेंड भी नहीं करते हैं। हम यही कहते हैं कि आप अगर ये आपको अगर लगता है कि ये दिस इज़ हियर टू स्टे एंड इस आइडिया में इसमें और लोग जुड़ेंगे कि कैपिटल मार्केट जो है अभी भी वो वाले नेसेंसी स्टेज से ग्रोथ स्टेज में आ रही है, तो फिर आपको इसका बेनिफिट इसका पार्ट होना चाहिए और ये जर्नी कैप्चर करनी चाहिए। राइट सर, ऐसा ही अच्छा खासा पेनिट्रेशन हमने 1991 में भी देखा था जब टोटल पॉपुलेशन का एक बहुत अच्छा नंबर मार्केट्स में आ गया था। लेकिन उस समय कैपिटल मार्केट से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिस्टेड नहीं थे, या फिर अगर मैं चाहता कि मैं कोई ये चीज़ को प्ले अराउंड करना है तो कुछ मेरे पास था नहीं एज एन इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म या फिर टूल, कोई फंड नहीं था ऐसा, या फिर कोई कंपनीज भी लिस्टेड नहीं थी। तो उस सिनेरियो को अगर आज के सिनेरियो से हम कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस है और कितना बहुत बेनिफिट बहुत हम ले ज़्यादा सकते हैं? डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप अगर 90s का मार्केट्स देखेंगे तो इंडेक्स में भी आप देखेंगे टेक्सटाइल कंपनीज ज़्यादा थी, और आज देखेंगे आपको शायद ही कोई टेक्सटाइल कंपनी मिलेगा। तो इंडेक्स निफ्टी इटसेल्फ जो है पूरा निफ्टी का ही चेहरा बदल चुका है पिछले 30-40 साल में। और ये सब जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल नहीं रही थी क्योंकि ये सब कंपनीज मतलब ये बिजनेस ही इतना छोटा था 90s में। तो मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शायद 1 लाख, आई थिंक दैट आई डोंट इवन रिमेंबर दैट नंबर, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट बहुत ही छोटा था वो टाइम पे। और तब से अब तक जो है मतलब जैसे जैसे मैंने कहा वेल्थ इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, मोर पेनिट्रेशन इंक्रीजिंग एंड सो ऑन, इसके चलते अभी हम एक साइज देख रहे हैं। तब जाके ये छोटी कंपनीज को भी एक मौका मिलता है कि ये लिस्ट करते हैं एंड दे बिकम रीजनेबल साइज्ड एंड फिर ये जुड़ जाता है, ये ऐसे आइडियाज़ के या ऐसे थीम में जुड़ सकते हैं। पहले वो अपॉर्चुनिटी था ही नहीं एक्चुअली करने के लिए। और सर मतलब बहुत बार लोग कहते हैं कि कोई थीम बेस्ड फंड आ रहा है, कोई थीमेटिक फंड आ रहा है, तो जनरली म्यूचुअल फंड्स आर लेट इन द पार्टी। वो लोग एकदम टॉप पे लॉन्च करते हैं, इसलिए शायद निवेश नहीं करना चाहिए। तो सर इस सिनेरियो में भी आपको लगता है कि ऐसा कोई फंड हम लॉन्च कर रहे हैं दैट इज एट द टॉप ऑफ द बुल रन? देखिए एक मैं ये नहीं मानता कि देखिए कैपिटल मार्केट में ये पहला हमारा सबसे पहला ये इंडेक्स रहेगा। कैपिटल मार्केट इंडेक्स फॉर्म होने के बाद ये हमारा सबसे पहला फंड रहेगा। तो ऐसा नहीं कि ये पॉपुलराइज हो चुका है ये आइडिया और सब शामिल हो चुके हैं, दिस इज़ लाइक द 25th फंड और इसके पीछे के रिटर्न Correct. इतने अच्छे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे पहला फंड है जो लॉन्च हुआ कैपिटल मार्केट में। तो मैं नहीं मानता कि बट आपकी बात ज़रूर सही है कि ये सब पॉपुलर आइडियाज़ चेस करते हैं एंड ऐसा हो सकता है कि आप अगर ऐसे पॉपुलर आइडियाज़ कोई ऐसा रहता है जैसे कि हमने देखा था पिछले 2-3 साइकिल में Y2K के टाइम पे सब ने जाके आईटी स्टॉक्स में ही पैसे Correct. लगाए थे और भारी मात्रा में चोट आई थी इन्वेस्टर्स को। तो वो अवॉइड करना चाहिए। बट ये पहला इंडेक्स है कैपिटल मार्केट का और ये पहला फंड है जो आ रहा है ये वाले तो सर इंडेक्स। जैसे इस तरह के जो फंड होते हैं जो कि बहुत ग्रोथ को चेस करते हैं और जहाँ पे पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो उनको फायदा होगा, पूरे मेरे पोर्टफोलियो का कितना एलोकेशन होना चाहिए? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो एक थीम, तो पूरे पोर्टफोलियो में कितना मात्रा में इसको मैं ले सकता हूँ? देखिए कोई भी थीमेटिक फंड डिपेंड करता है अगेन, जैसे बोलते हैं नमक स्वाद अनुसार, तो ऐसे ही ये आपको रखना चाहिए कि आप कितना वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर पाते हैं। राइट। मेरे हिसाब से मैं समझूंगा कि ये करीब 4-5% के ऊपर आपको नहीं करना चाहिए। ओके।
4-5% कोई good थीम number. या सेक्टर, आई थिंक इट्स अ गुड नंबर ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो, और इसको लंबे अरसे के लिए रखना चाहिए। वैसे ही बट आपका अगर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप नए निवेशक नहीं हैं, आपने साइकिल्स देखी है मार्केट में, तो फिर आप उसके हिसाब से आपका एलोकेशन देख सकते हैं। बट फॉर अ न्यू इन्वेस्टर या कोई अगर जस्ट बिगिनिंग स्टेज में है अपने इसके, मैं बोलूँगा कि 4-5% आई थिंक इज़ अ गुड एलोकेशन, नॉट मोर। और सर आप इसी पर्टिकुलर सेक्टर में और स्टॉक्स और कंपनीज देखते हैं जो लिस्ट होगी, और कौन से डोमेन से ज़्यादा होगी? देखिए, आज आज की तारीख में जैसे वेल्थ मैनेजमेंट का आपने रखा है, या और भी जो नए प्लेयर्स आएंगे, हो सकता है कि डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर जो डिजिटल ओनली जो करते हैं वो आ सकते हैं। अभी एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वो आ सकते हैं। मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें आने के लिए। कस्टोडियंस और नए आरटीएज आ सकते हैं, और कस्टोडियंस आ सकते हैं, नए एक्सचेंजेस आ सकते हैं। अभी हमारे पास 3 एक्सचेंज है इसमें, BSE, MCX एंड IEX है, और नए एक्सचेंज आ सकते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं, जो जैसे मतलब सबसे बड़ा जो वॉल्यूम का एक्सचेंज है जो NSE है, अभी तक वो लिस्टेड लिस्टेड नहीं ही है। नहीं है, करेक्ट। तो फिर बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं इसमें। और सर इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से, इफ से फॉर एग्जांपल देयर इज अ करेक्शन एंड उन्होंने अपने पोर्टफोलियो कुछ एलोकेशन इसमें कर दिया है, तो वेरी लाइकली करेक्शन शायद ये इंडेक्स को भी हिट करे। सो इन दैट केस उनका क्या माइंडसेट रहना चाहिए, कैसे उसको उस करेक्शन को किससे गुजर जाना चाहिए आराम से? देखिए, पहली बात, यू नो कोई भी इन्वेस्टमेंट, मैं ये फंड ही नहीं, कोई भी फंड के लिए मैं कहूँगा कि आपका अगर इक्विटी में आप निवेश करते हैं, तो आपको पकड़ के चलना चाहिए कि करेक्शन आ सकता है, एंड उतार चढ़ाव रहेगा वैल्यू में, which is something I think that I forget who was asked this, but there's this very famous investor who was asked this question, और सब लोग बड़े उत्सुक थे सुनने के लिए कि वो क्या बताने वाले हैं। कि उनको पूछा गया कि हाउ विल मार्केट्स परफॉर्म, तो उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों में जवाब दिया, इट विल फ्लक्चुएट। एंड ये ट्रूथ है, एक्चुअल ट्रूथ है। Right. कोई मतलब ये फंड ही नहीं, मार्केट्स का नेचर है फ्लक्चुएशन, मार्केट्स का नेचर है वॉलेटिलिटी। बट अगर आप लंबे समय के लिए बने रहते हैं, आप अगर टैक्टिकली नहीं देख रहे हैं, आप एक ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ नहीं आ रहे हैं कि मैं जल्दी से पैसे बनाऊं, ये वाला माइंडसेट से आई थिंक कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है फिर आपको ऑप्टिमम आउटकम नहीं दे सकता है, अगर आप ये माइंडसेट के साथ आए। अगर आप ये माइंडसेट के साथ आते हैं कि मुझे रहना है, आई कैन मैं 3-4-5-6 साल के लिए हूँ कम से कम, मुझे वॉलेटिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई कीप गिविंग देम अ सिंपल वुडन बॉक्स एंड अ ग्लास बॉक्स एग्जांपल। जैसे समझ लीजिए आपने ग्लास का एक बॉक्स रखा और उसमें कुछ नोट रख दिए, और 100 रुपये का एक नोट रख दिया मैंने, एंड एक वुड बॉक्स में 100 रुपये का नोट रख दिया। तो फिर अगर वो 100 रुपये कम होता है 3-4 दिन बाद, आप जब देखते हैं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? उतना अच्छा नहीं लगेगा। उतना अच्छा नहीं लगेगा। राइट। और भले वुड बॉक्स में भी यही हो रहा है, तो आपको कैसा रहेगा? तो शायद पता नहीं चलेगा आपको, हाँ, क्योंकि बंद है, वो दिख बंद नहीं है, रहा है। हाँ। तो सेम थिंग, NAV जो है आपका, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हो आप देखिए, आपको उसकी वैल्यूएशन पता नहीं रहती है, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। करेक्ट। आप अगर NPS करते हैं फॉर इंस्टेंस, आपको शायद उसका वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा, मैंने करके छोड़ दिया आप था, एकदम याद करके नहीं छोड़ है। दिया है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहेगा। राइट। चाहे वो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपको कोई हवा नहीं है। राइट। चाहे आपका PF हो, आपने करके छोड़ दिया रहेगा, आपको कोई भी आइडिया नहीं रहेगा, एंड आपको अगर मैं पूछूंगा तो यू विल बी ऑफ बाय आई डोंट नो हाउ मेनी %। बट आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, उसका मैं पूछूंगा कैसे कर रहा है, आप एग्जैक्ट लास्ट 3 डिजिट 2 डिजिट तक बता पाओगे मुझे। 20.55 हाँ, एकदम वैसे बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो ग्लास बॉक्स है, राइट। एंड ये वुडन बॉक्स में क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है। करेक्ट। आपको वही वाला माइंडसेट म्यूचुअल फंड का भी वो वुडन बॉक्स वाले माइंडसेट में लाना है,
कि वो नोट कम हो सकता है, वो नोट बढ़ सकता है। हम्म, मैं जब खोलूँगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, if you're reasonably sure that, you know, I should find more than what it was worth, I think that's the right mindset to mindset, develop. तो वो रोज़ देखने का जो आदत है वो चला जाएगा एंड वेल्थ वैसे ही बनता है। करेक्ट। एंड सर, आपने एक इंटरव्यू का बात किया, तो मैंने भी एक इंटरव्यू देखा था पीटर लिंच का। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि मुझे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मेरा फंड परफॉर्म किया है, 23-24% कुछ केगर था उनका उस फंड का उस टाइम पे, पर मेरे इन्वेस्टर्स ने उतना रिटर्न नहीं बनाया। तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है कि फंड परफॉर्म कर रहे हैं पर इन्वेस्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखिए, इसके लिए मतलब ये तो अलग ही पॉडकास्ट है, एक अलग पॉडकास्ट का आपने टॉपिक ही छेड़ दिया व्हिच इज़ ऑन बिहेवियरल राइट। फाइनेंस। बट ऐसे माना जाता है कि इन्वेस्टर रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर यूजुअली नॉट द सेम। करेक्ट। क्योंकि इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट रिटर्न के बीच में वो जो गैप आता है, उसे बिहेवियर गैप कहते हैं। एंड दिस इज समथिंग व्हिच I forget the, I think it was Carl Richards राइट। who had written this book called Behavior Gap, and he mentioned about it कि ये फर्क क्यों आता है और क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स हम कर लेते हैं, जैसे कंफर्मेशन बायस, रीसेंसी बायस, राइट। बहुत सारे टाइप्स ऑफ मतलब बायसेस हैं। 100 के भी ऊपर टाइप्स के बायसेस हैं जो हमारे थिंकिंग को स्टॉप करते हैं, मतलब करप्ट करते हैं कि हम कुछ गलती कर बैठे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स के साथ। तो मैंने देखा है कि जब जब आप अगर ये डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन वाला जो, मतलब अभी इंस्टेंटली मुझे नहीं चाहिए और मैं इसको बाद में देखता हूँ, या मार्केट नीचे गिरा है मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं देखूंगा, ये वाला माइंडसेट के साथ अगर मैं चलूँ कि मुझे ये 10 साल के लिए रखा है मैंने या 15 साल के लिए रखा है, तो वो वाला माइंडसेट अगर हम प्रैक्टिस करें, डेवलप करें, तो उसका अंजाम बहुत ही अलग रहता है। एंड लास्टली सर, एक एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहो। हम मैं आपको व्यूअर्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। ये 20 25 30 साल वाले व्यूअर्स हैं जो सैलरी कमा रहे हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं। इनकम आना स्टार्ट हुआ है, कुछ कुछ डिसेंट लेवल पे पहुंच गए हैं, बट वेल्थ क्रिएट अभी होना बाकी है। उनका वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू हुआ होगा या फिर वो लोग मिड में होंगे कहीं पे। तो उनके लिए कुछ पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव? देखिए, आई थिंक द ओनली एडवाइस आई कैन गिव इज इट इज हार्डेस्ट टू सेव व्हेन यू आर यंग राइट। एंड इट इज वेरी हार्ड टू स्पेंड व्हेन यू आर ओल्ड। तो यंग जब रहते हैं हमें वो समझ में ही नहीं आता है, हमें लगता है कि हमें खर्च देना चाहिए एंड इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें छोटी छोटी शुरुआत अभी करनी चाहिए, क्योंकि यू नो आई कीप थिंकिंग दैट ये जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा रहता है। एंड अगर इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बना के रखते हैं, तब हम हमारे गोल्स तक जल्दी पहुंचते हैं। राइट। आपको अगर इधर से पूना ड्राइव करना है और आप बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेते हैं, तो आप जल्दी पहुंचेंगे, लेट पहुंचेंगे। लेट। तो जितना आप ब्रेक्स लेते हैं वो आपके जर्नी को लेन देन कर देता है। तो मेन है लेन पे रहें, डिसिप्लिन्ड गाड़ी चलाएं अगर आप, एंड स्पीड लिमिट्स, मतलब आपका जो डेट एसेट एलोकेशन बना के रखें, और डू नॉट काइंड ऑफ स्टीयर, मतलब लेन चेंजिंग, डेट चल रहा था अचानक वो वाला लेन फास्ट जा रहा है, इक्विटी में चले गए, फिर वापस लेन चेंजिंग, ये सब नहीं करके एसेट एलोकेशन बना के रखेंगे, और जितना हम टाइम देंगे, समय देंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को, देन यू विल बी वेरी वेरी एस्टोनिश्ड बाय द आउटकम। जो आपको इसका नतीजा मिलेगा वो आपको चमका दे सकता है। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आप जब भी आते हो और आपकी जो एनालॉजीज होती है वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होती है। जैसे ग्लास बॉक्स और वुडन बॉक्स की एनालॉजी थी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जो अभी स्टार्ट कर इन्वेस्टिंग, उन लोग को वो स्टोरी उनके गुल्लक की स्टोरी से रिलेट होगी। जब वो लोग गुल्लक मेंटेन करते थे तो देख नहीं पाते थे अंदर क्या एग्जैक्टली है, तो एग्जैक्टली, उनका सेव हो जाता था पैसा। जब ग्लास बॉक्स में हम देखते हैं तो दिखता है कि कितना है, तो उसकी निकाल वजह लो। से निकालने का मन करता है। तो बहुत सारे ऐसे एनालॉजीज आप जब देते हो तो ईजिली रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि अब हो क्या गया है, लोगों को ये पता है कि हमें ये चीज़ करनी है, जस्ट दैट वो डिसिप्लिन हैमर करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी स्टोरी जब हम उनको नरेट करते हैं
तो डिसिप्लिन इजीली हैमर हो जाता है और जब भी अगली बार वो विड्रॉ करने का सोचते हैं तो आपका चेहरा उनको याद आता होगा और वो ऑटोमेटिकली वो विड्रॉल शायद रोक देते होंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे साथ शूट किया एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फंड। आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिस पे फंड लॉन्च हो रहा है और इंडियन मार्केट जैसे से बेनिफिट करेंगे ऑटोमेटिकली फंड को भी उतना ही एडवांटेज मिलेगा। तो थैंक यू कुणाल फॉर हैविंग मी, थैंक यू।